हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पॉलिटिकल की इस क्लास में। मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई थी। मैंने आपको पढ़ाया था 1600 ईस्वी में इस इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ। उसके बाद मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने पढ़ाया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड देन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई और लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आप खुद से बताइए। तो मैंने आपको पढ़ाया था 1861 का अधिनियम, जिसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई थी। 1861 में मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल को बहुत सी शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई थी? तो फर्स्टली हमने बताया था कि नए प्रांत का निर्माण करना कौन कर सकता था, ये हमारे जो थे गवर्नर जनरल कर सकते थे। दूसरा मैंने आपको बताया था सीमा में परिवर्तन, कि सीमा में परिवर्तन गवर्नर जनरल कर सकते थे। और क्या कर सकते थे कि प्रांत का नामकरण हमारे गवर्नर जनरल द्वारा किया जा सकता था। और क्या चीजें बताई थी कि 1861 में विभागीय प्रणाली 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की स्थापना कर दी गई। इतना मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। अब बात आती है इसके बाद की 1873 का एक्ट। 1873 के एक्ट की बात आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें क्या जाता है कि ये कभी भी बंद हो सकती है। तो कंपनी बंद हो गई थी 1 जनवरी 1884 को। तो ये बात हुई 1873 के एक्ट की, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरा क्या है, 1876 का एक एक्ट आता है जिसमें क्या हुआ था, 1876 के एक्ट में महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 को भारत की क्या कर दिया गया, सामग्री घोषित कर दिया गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया, एक बताया मैंने आपको कि कंपनी बंद हो गई, कब हुई थी, 1 जनवरी 1884 को। महारानी विक्टोरिया जो हैं उन्हें भारत की सामग्री कौन से एक्ट के तहत घोषित किया गया था, तो 1876 एक्ट के तहत। दो चीज हो गई। कब किया गया था, तो 28 अप्रैल 1876 को किया गया था। इतना समझ में आया। बात करते हैं 1892 की। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत अधिनियम परिषद में क्या था, भारत परिषद अधिनियम में था फर्स्टली हमारे पास क्या हुआ कि अंशतः मतलब थोड़ी सी संसदीय शासन का प्रभाव आ गया, इतना आया। दूसरा क्या हुआ, निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ हो गया। ठीक है, कि निर्वाचन भी होंगे। तीसरा क्या था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भी कर दी गई। पहला बताया मैंने, अंशतः संसदीय शासन का प्रभाव रहा। सेकंड, निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ हुआ। थर्ड, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या क्या चीजें थी कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, वोट जैसे हैं, वोट है, अनुपूरक प्रश्न है, इनका अधिकार उस टाइम पे उन्हें नहीं मिला था। तो मैंने आपको जो जो चीजें बताई मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, तो मैं नोट करती हूँ। फर्स्टली मैंने आपको बताया 1873 का एक्ट। 1873 का एक्ट, 1873 का एक्ट जो बताया उसमें क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको। 1873 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, इसमें पता चल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कभी भी बंद हो सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बंद हुई थी, प्रश्न बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बंद हुई। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बताइए। मैंने आपको इसका आंसर बताया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बंद हो जाती है, तो 1 जनवरी 1884 को। 1 जनवरी 1884 को। ठीक है, इस टाइम पे पता चल गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंद होने वाली है। दूसरा एक्ट था 1876 का एक्ट। 1876
76 का एक्ट। अब इसमें क्या चीजें थी, इसमें ये था कि जो हमारी विक्टोरिया हैं उन्हें क्या किया गया, 28 अप्रैल, लिखो 28 अप्रैल 1876 को, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। भारत की सामग्री घोषित किया गया। इतना समझ में आ गया था आपको। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। थर्ड मैंने क्या बताया था, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि अंशतः हमारा क्या है, संसद का प्रभाव हो गया था। तो लिखिए अंशतः संसदीय शासन का प्रभाव, अंशतः संसदीय शासन का प्रभाव, पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ, निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ। और तीसरा क्या था, तीसरा था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। तो इतना तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कौन से एक्ट के दौरान बंद हुई थी। तो 1873 का एक्ट था। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बंद होने की कगार पर थी और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई। पहली बात हो गई, पहली बात समझ में आ गई। 1876 का एक्ट है, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या कर दिया गया, सामग्री घोषित कर दिया गया। ये चीजें भी समझ में आ गई। 1892 की बात करते हैं तो 1892 में क्या हुआ था कि भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या क्या चीजें थी कि अंशतः संसदीय शासन का प्रभाव हो गया। दूसरा निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ हुआ। तीसरा कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। और क्या हो गया था कि हम जो बजट आता है उस पर बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे उस टाइम पे, तो वो चीज भी उस टाइम पर थी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, तो आगे है हमारा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 की बात करें तो 1909 में उस टाइम पे भारत सचिव हमारे कौन थे, मिंटो थे। और हमारे वायसराय, सॉरी मार्ले जो है वो हमारे क्या थे, वो हमारे भारत सचिव थे, जबकि जो मिंटो हैं वो हमारे वायसराय थे। तो इसका नाम था, क्या था, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसमें क्या था, तो जब मार्ले ने मिंटो को
यहाँ पे इस टाइम पे जो पॉलिसी चल रही थी, जो कार्य चल रहा था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उस टाइम पर चल रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मार्ले ने मिंटो को क्या करा, पत्र भेजा और कहा या तो मतलब जो काम यहाँ पे चल रहा है वो नाग के दांत को बोने का काम चल रहा है, जो ये पॉलिसी चल रही है उसके लिए बोला था, जिसका आगे जाकर क्या होगा, जो अंत होगा वो बहुत भयावह होगा, बहुत डरावना होगा। इस एक्ट के द्वारा और क्या क्या चीजें थी, इस एक्ट के द्वारा अनुपूरक जो प्रश्न है पूछने का अधिकार मिला। वायसराय की कार्यकारिणी, जो वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य भारत को चुनने को कहा गया था। इतना समझ में आ गया। और क्या क्या चीजें थी, इंग्लैंड भारत परिषद और कार्यकारिणी सदस्य में भारतीय सदस्य शामिल हुए, जिसमें सदस्य थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगामी। यह हमारा 1909 का एक्ट है, तो मैं इसे मिटा देती हूँ और आगे 1909 के एक्ट के बारे में यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। लिखो 1909 का भारत परिषद अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। या तो ये लिख सकते हैं या और क्या लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी लिख सकते हैं 1909 के अधिनियम को। ठीक है, तो लिखो, या तो इसके ऐसे लिख लो, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार की। तो इसमें मैंने आपको जो जो चीजें बताई, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, लिख लो इसे ऐसे करके लिख लो, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, और क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी, इसमें भारत सचिव किसे बताया गया था, लिखो भारत सचिव ठीक है, किसे बताया था, तो मैंने इसमें बताया था कि जो भारत सचिव था वो लॉर्ड मार्ले था, तो लिखो लॉर्ड मार्ले। जबकि वायसराय कौन था, जबकि हमारे वायसराय मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो। वायसराय हमारे कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उस टाइम पे एक समिति भी बनाई गई थी, कौन सी समिति थी, वो एक अरुणडेल समिति थी। ठीक है, लिख सकते हैं इस अधिनियम से सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, सांप्रदायिक निर्वाचन की
निर्वाचन की क्या हो गई, पद्धति शुरू की गई। निर्वाचन की पद्धति शुरू की गई या शुरू हुई। और क्या क्या चीजें थी इसमें, और मैंने आपको बताया था इसमें एक समिति बनाई गई थी, जो थी कौन सी, अरुंडेल समिति। मतलब जो हमारे लॉर्ड मिंटो को लाया गया था, किस समिति द्वारा लाया गया था, लिखो, प्रश्न लिख लो। प्रश्न क्या है कि किस समिति द्वारा, किस समिति द्वारा, समिति द्वारा, किस समिति द्वारा मार्ले मिंटो को लाया गया, मार्ले मिंटो को लाया गया। तो इसका आंसर है किस समिति द्वारा लाया गया था, तो अरुंडेल समिति द्वारा। लिखो, अरुंडेल समिति द्वारा, समिति द्वारा। और क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी, दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्या है इसमें कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य, एक कौन कर दिया गया, एक भारतीय सदस्य, भारतीय सदस्य नियुक्त कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। कौन था वो, नियुक्त कर दिया गया, कौन सदस्य नियुक्त किया गया, तो आपने नाम सुना होगा सत्येंद्र सिन्हा का। तो पहले भारतीय सत्येंद्र सिन्हा थे। लिखो, पहले भारतीय जो कि कार्यकारिणी से जुड़े थे, जो नियुक्त हुए थे, पहले भारतीय सत्येंद्र सिन्हा थे, सिन्हा थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने एक कार्य किया था, जो कार्य किया था वो कार्य क्या था, डिवाइड एंड पॉलिसी चलाई थी इन्होंने। कौन सी पॉलिसी चलाई थी, डिवाइड एंड, डिवाइड एंड, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, रूल पॉलिसी चलाई थी। अब इनका काम क्या था, डिवाइड, लोगों को डिवाइड करना। ठीक है, जिसका क्या था, उस टाइम पे मिंटो ने कहा भी, मार्ले ने मिंटो से को पत्र भेजा, कहा कि ये क्या बोलते हैं, नाक के दांत को बोध होने वाली बात है, जिससे आगे जाकर क्या होगा कि बहुत अति भयावह घटना हो सकती है, जो कि हुई भी। और क्या क्या चीजें थी, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इस वाले में मिल गया, इस एक्ट में। लिखो, अनुपूरक अनुपूरक प्रश्न पूछने का, प्रश्न पूछने का अधिकार, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। ठीक है, या मिला। और क्या क्या चीजें थी, यही थी। तो इसे नोट कीजिए आप फटाफट से, फिर मैं आगे चलूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या चीजें थी।
क्या क्या चीजें बता दी मैंने। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो हमारे भारत सचिव थे उनका नाम था लॉर्ड मार्ले, जबकि वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। अब क्या बताया कि इस अधिनियम से सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति भी शुरू हुई, और जो मार्ले मिंटो लाया गया था ये कौन सी समिति द्वारा लाया गया था, तो ये अरुंडेल समिति द्वारा लाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य नियुक्त कर दिया गया, जिनका क्या नाम था, सत्येंद्र सिन्हा था। और इनका जो कार्य था उस टाइम पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये लाए थे, उस टाइम पे इन्होंने ये कार्य किया। और क्या चीजें थी, और इसमें ये था कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला। ठीक है, इतनी मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसे मिटा के आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, मे भी मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब बात करते हैं 1919 की। 1919 में क्या था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो भारत सचिव हैं, हमारे भारत सचिव उस टाइम पे कौन थे, तो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, और हमारे जो चेम्सफोर्ड थे वो हमारे क्या थे, वे हमारे वायसराय थे। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे कहा गया। प्रांतों में क्या हो गया, द्वैत शासन लागू किया गया। कितने प्रांतों में लागू किया गया, तो 8 प्रांतों में लागू कर दिया गया। और क्या क्या चीजें थी, और भी बहुत सारी चीजें करी गई कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सर्वप्रथम एक शब्द था, एक शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिला। किस चीज का उल्लेख मिला, तो उल्लेख मिलता है हमें उत्तरदायी शासन का। ठीक है, उत्तरदायी शासन। इसमें तीसरी बात ये आ जाती है कि 1793 से 1919 तक भारत सचिव का वेतन जो था वो भारत के राजस्व से ना देकर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात इसमें आ गई थी। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार उस टाइम पे पहले तो नहीं था, लेकिन इसमें ये शामिल हो गया कि महिलाओं को भी मताधिकार दिया जाए, वो भी मत दे सकती हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू कर दी गई। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अब सिक्कों पर भी ये क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। इतना आया समझ में। और क्या क्या चीजें थी, तो केंद्र में, केंद्र की बात करते हैं, सेंट्रल की बात करते हैं, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू गई। जैसे द्विसदनात्मक का मतलब क्या हो गया, केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद को 2 भागों में बांटा। एक हो गई राज्य परिषद जिसे हमने कहा उच्च सदन, एक हो गई हमारी निम्न सदन जिसे हमने कहा विधान सभा। ठीक है, इसमें सदस्यों की बात करते हैं, तो इसमें जो सदस्य थे राज्य परिषद में वो 60 थे, जबकि विधान परिषद में जो सदस्य थे वो 145। ठीक है, तो पहले मैं इसे मिटा देती हूँ क्योंकि 1919 के एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसे मिटाती हूँ। आगे फिर मैं 1919 भारत परिषद अधिनियम के बारे में लिखती हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके नोट कीजिए। ये भी चेंज कर दो। देखो, भारत परिषद अधिनियम 1919। 1919 तो इसका नाम क्या है, भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ऐसे लिख लो, या तो आपको ये लिखना है कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें थी वो लिखते हैं।
फर्स्ट, इसमें मैंने बताया था कि हमारा जो भारतीय सचिव है, ठीक है, कौन है, भारत सचिव की बात कर रहे हैं हम, तो भारत सचिव यहां लिख लेते हैं, भारत सचिव हमारा मोटेंग्यू है, जबकि वायसराय हमारा, वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड है, चेम्सफोर्ड है। और क्या क्या चीजें बताई थी, दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन, द्वैत शासन लागू किया गया। और क्या है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है कि एक उत्तरदायी शासन को उल्लेखित किया गया, उत्तरदायी शासन को, शासन शब्द को, शब्द को उल्लेखित, उल्लेखित किया गया, ठीक है, इतना आया समझ में, उल्लेखित किया गया। फोर्थ हमारा है, फोर्थ में मैंने आपको बताया था जो 1793 से 1919 तक, 1793 से 1919 तक जो भारत क्या था, जो 1919 तक भारत सचिव का वेतन, भारत सचिव का वेतन, का वेतन, भारत सचिव का वेतन भारत के राजस्व से ना देकर, भारत के राजस्व से, राजस्व से ना देकर कहां से दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा, तो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है हमारा कि भारत जो महिलाएं हैं, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, महिलाओं को, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, मताधिकार दिया गया। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ में मैंने आपको बताया था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हो गई, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली शुरू हुई। और क्या क्या चीजें थी, और बताया था सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अब सिक्कों पर भी लागू कर दिया गया, यहां लिख लेते हैं, सांप्रदायिक, दायिक, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को भी, चुनाव प्रणाली को भी, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को भी क्या कर दिया गया, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को भी, को सिक्कों में भी लागू कर दिया गया, सिक्कों पर भी, पर भी लागू कर दिया गया, कर
दिया गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और क्या था, एक और चीज बताई थी, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। तो यहां लिख लो, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था व्यवस्था लागू लागू की गई की गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या कर दी गई, लागू कर दी गई। और क्या क्या चीजें कर दी गई कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सिखों पर भी लागू कर दी गई। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। तो 1919 की हम बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम, इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे मैंने बताया आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इस अधिनियम के निर्माण के टाइम पे क्या हुआ था कि जो उस टाइम पे मॉन्टेग्यू हैं वो भारत सचिव हैं, जबकि जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं वो हमारे क्या हैं, वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली समझते हो, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में बांटा गया, एक गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी तथा दूसरा गवर्नर और उसके भारतीय मंत्रिमंडल। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहते हैं, वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगी, तो वो है सर लियोनेल कार्टिस। ठीक है, केंद्रीय विधान जो बोला था मैंने, वो कहा था केंद्रीय विधान परिषद को अब द्विसदनीय बना दिया गया, तो एक में केंद्रीय विधान सभा होगी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि निम्न सदन थी, तथा राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि उच्च सदन थी। ये भी मुझे अभी लिखवाना है आपको। पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद की जगह द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। और क्या क्या चीजें हैं, पहली बार ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय और प्रांतीय। ठीक है, विधि निर्माण की दृष्टि से प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांटा गया था, एक था आरक्षित, एक था हस्तांतरित विषय। तो मुझे लगता है आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको जो जो मैंने आपको थोड़ा बहुत नहीं बताया वो भी बता देती हूँ कि द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन है। प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन बताए थे मैंने, लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस। ठीक है, दोबारा से एक बार बताना है या आगे चलूं? एक बार देख लीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, जिसमें मेरे जो भारत सचिव हैं वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू है, जबकि वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता लियोनेल कार्टिस हैं। उत्तरदायी शासन शब्द को इस टाइम पे उल्लेखित किया गया। 1793 से 1919 तक भारत सचिव का जो वेतन है वो भारत के राजस्व से ना देकर कहां से दिया जाएगा बेटे, राजस्व से दिया जाएगा। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू कर दी गई। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को सिखों के लिए भी लागू कर दिया गया। और लास्ट है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। मैं इसे मिटा देती हूँ, इसके आगे चलते हैं। फिर इसके आगे की बात करते हैं, तो क्या मैंने आपको बताया था कि केंद्र जो वो दो भागों में केंद्रीय विधान परिषद को हमने बांट दिया था।
उसके बारे में चलते हैं। चलो, केंद्रीय विधान परिषद यहां लिख लेते हैं। केंद्रीय विधान परिषद दो भागों में बांटा था, मैंने इसे बताया था ना अभी। पहला है, यहां पे लिखा था मैंने कि एक है हमारा राज्य परिषद, राज्य परिषद जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। यहां लिखो उच्च सदन। ठीक है, इसमें जो सदस्य थे वो बता देती हूँ। इसमें टोटल 60 सदस्य थे। ठीक है, टोटल थे 60 सदस्य, जिसमें से 34 क्या थे, निर्वाचित थे। 34 क्या है, निर्वाचित है। 26 मनोनीत थे, 26 मनोनीत थे। अगर कार्यकाल की बात पूछते हैं, उस टाइम पे इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का। ठीक है, तो कार्यकाल 5 वर्ष। अब बात करते हैं, ये तो राज्य परिषद की हुई। आगे जो है विधानसभा या निम्न सदन की बात करते हैं। विधानसभा, ठीक है, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। इसकी बात करते हैं तो विधानसभा निम्न सदन की बात करते हैं तो विधानसभा निम्न सदन में जो सदस्य थे वो 145 थे। टोटल 145 सदस्य थे, जिसमें से 104 जो हैं, 104 निर्वाचित थे। 104 जो है 104 निर्वाचित और 11 थे हमारे मनोनीत। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। कार्य 3 वर्ष का होता था। इनका कार्यकाल बोलेंगे तो 3 वर्ष, 3 ईयर। ठीक है, और क्या था, बजट पर अधिकार था। ठीक है, और क्या क्या चीजें थी 1919 एक्ट में, तो लिखो लोक सेवा का गठन किया गया 1926 में। लोक सेवा का गठन 1926 में। और क्या क्या चीजें थी, कैग की नियुक्ति। ठीक है, कैग की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दिया गया। कैग की नियुक्ति का अधिकार, भारत सचिव को दिया गया। सचिव को दिया गया। इतना आ गया समझ में। और क्या क्या था, प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक था आरक्षित, एक था हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो आरक्षित था उसमें जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल व विधान परिषद व उनके प्रति उत्तरदायी मंत्री को था। जबकि जो हस्तांतरित वाला था वो अधिकार गवर्नर व परिषद के मध्यम था। ठीक है, जिसमें विषय हमारे क्या थे, हमारे शिक्षा था, स्वास्थ्य था। ठीक है, विषय और आरक्षित में विषय की बात करते हैं तो न्याय था, वित्त था, राजस्व था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और ये सारी चीजें कब बंद हो गई थी, कब समाप्त कर दी गई, तो ये सब चीजें 1935 एक्ट में सभी समाप्त कर भी दी गई थी। अब 1919 अधिनियम के बारे में और कुछ जानते हैं तो इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिसका कार्य क्या था कि 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जो मैंने आपको गांधी जी की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन आया था, हमारे साइमन कमीशन भारत पहुंचा था।
तो साइमन कमीशन क्यों आया, कैसे आया? तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें लिखा गया था कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, जांच हेतु एक क्या होगा, एक हमारे एक सर आएंगे जो कि जांच करेंगे कि भारत में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो साइमन कमीशन की बात करते हैं। 3 फरवरी 1928 बंबई में कुल सदस्य थे 7। यह 7 सदस्य में से एक व्यक्ति क्लीमेंट एटली था, जबकि जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन के पीएम बनते हैं। ठीक है, और कौन सी पार्टी के होते हैं? ये लेबर पार्टी के थे। इन्होंने ही 30 जून 1947 को भारत स्वतंत्रता की क्या करी थी, घोषणा करी थी। इन्हें आप जानते ही होंगे। आगे की बात करती है 1927 मद्रास अधिवेशन में एमएन अंसारी की अध्यक्षता में यह कह दिया था कि क्या कहा था कि यदि भारतीय सदस्य को साइमन कमीशन में नियुक्त नहीं रखा जाएगा तो आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय पहले ही ले लिया था। ठीक है, तो क्या हुआ, साइमन कमीशन की बात करते हैं। जब साइमन ने भारतीय कमीशन में रखने से मना कर दिया, जब गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी कि इंडियंस को भी अपने साथ लो, तो साइमन ने मना कर दिया, जिसके कारण साइमन का क्या हो गया, बहिष्कार कर दिया गया। तो समर्थक की बात करते हैं। इनका समर्थन कौन कर रहा था? तो पंजाब की यूनियन पार्टी थी, मद्रास की जस्टिस पार्टी थी, और एक और थी, एक सफी गुट था मुस्लिम लीग का, जो कि साइमन कमीशन का क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। गांधी जी की तरफ से जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे, बंबई से खुद गांधी जी, लखनऊ से खलीकुज्जमा खां, मद्रास से टी प्रकाशम, लाहौर से लाला लाजपत राय। 1930 में रिपोर्ट पेश की गई। शिव स्वामी अय्यर, आपने अगर सुना होगा शिव स्वामी अय्यर के बारे में, तो उन्होंने इस रिपोर्ट के लिए कहा कि ये कूड़े के ढेर जैसी है। क्या कहा? कि ये कूड़े के ढेर जैसी है। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने इस विद्रोह को देखते हुए भारतीय संविधान का मसौदा बनाने की चुनौती भारतीयों को दे दी। यह चुनौती मोतीलाल नेहरू जी ने स्वीकार कर ली, और क्या हुआ, 10 अगस्त 1928 में नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अपने रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा कि जैसे कि सारी शक्ति केंद्र में उत्तरदायी पूर्णता शासन दो, पहला। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा, मौलिक अधिकार होने चाहिए। चौथा, राज्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। और क्या, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाओ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्या कर दो, समाप्त कर दो। तो जैसे ही नेहरू रिपोर्ट पेश हुई, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इस रिपोर्ट को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तब 29 मार्च 1919 अली जिन्ना ने 14 मांग रखी, और उसके बाद की कहानी आपको मैं कल बताऊंगी। 1933 का मैं बस इतना बता देती हूँ। एक श्वेत पत्र घोषित किया गया, वह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में संयुक्त समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी। 4 अगस्त 1935 अधिनियम सबसे बड़ा व सबसे जटिल अधिनियम लाया गया। तो ये थी 1919 की पूरी कहानी। ठीक है, कैसे चीजें आई, कैसे मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी चीजें पेश कर दी, कैसे साइमन कमीशन आए थे जांच के लिए, कैसे विद्रोह हुआ, ये सारी चीजें 1919 एक्ट अधिनियम में है। तो आप ये चीजें नोट करने के बाद ये चीजें भी डाल सकते हैं कि साइमन कमीशन जो आए थे वो किस एक्ट के दौरान आए थे, तो 1919 एक्ट के दौरान आए थे। उनका विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि इंडियंस को भी अपने साथ ले लो, वो आपको सही सही बात बताएंगे, लेकिन साइमन ने मना कर दिया, जिस कारण उनका विद्रोह हुआ। और क्या क्या चीजें हुई? विद्रोह करने वाले
खुद गांधी जी, खलीकुजिमा खां, टी प्रकाशम, लाला लाजपत राय आदि थे। तो ये सब चीजें बहुत मैंने आपको बता दी एक स्टोरी के रूप में, और जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो आज की क्लास मैं यहीं पूरी कर रही हूँ। तो आपको जो जो क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके कमेंट देख के उनके रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।